लेकिन बच्चों सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे प्रिकॉशंस, है ना। कुछ ज़रूरी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज़ में लेते हैं फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। बच्चों पहला प्रिकॉशन क्या है, ये सबसे कॉमन चीज़ है जो इस मेथड में हमने पढ़ी थी। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम since such good are already included in value of final goods। बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स की जो कॉस्ट है वो सिर्फ एक बार इंक्लूड होती है, ओनली एक बार, और वो भी कब इंक्लूड होती है, फाइनल गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड होती है। तो या तो आप फाइनल गुड्स की कॉस्ट को उठा लो, और अगर आपको हर स्टेज पे अगर आपको कॉस्ट लेनी है तो ओनली वैल्यू एडिशन लिया जाता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं ली जाती। इंटरमीडिएट कॉस्ट को सिर्फ एक बार कंसिडर करते हैं, और वो है बच्चों आपके फाइनल आउटपुट जब आता है तब उसमें इंक्लूड होता है ना। हर बार इंक्लूड करके अगर आप उसको लोगे तो बच्चों इससे डबल काउंटिंग हो जाती है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, और इसको बहुत डिटेल में हम कल समझ चुके हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड को जब यूज में लिया जाए तो पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड करते हैं, हर स्टेज पे इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हर स्टेज पे इंक्लूड किया गया तो ये मान के चलो कि उससे एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी जिसको हम जानते हैं डबल काउंटिंग के नाम से। ठीक है। अच्छा बच्चों, कल मैंने बताया था, किसी को याद है डबल काउंटिंग उनको अवॉइड करने के लिए कितने मेथड हैं? सर टू मेथड्स हैं। कौन कौन से, नाम बोलो। सर वैल्यू एडिशन, वेरी गुड। और सेकंड? फाइनल आउटपुट मेथड। वेरी गुड, फाइनल आउटपुट मेथड। एक तो था फाइनल आउटपुट मेथड। पहला तरीका यही है बच्चों जो यहाँ लिखा हुआ है कि आप डायरेक्ट किसको उठा लो, अगर आपको देखना ही है सब कुछ तो डायरेक्ट आप फाइनल आउटपुट को ही उठा लो कि फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, उसमें ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी, डबल काउंटिंग अवॉइड हो जाएगी, है ना। कि कंज्यूमर को कोई चीज कितने में पड़ती है वो उठा लो, आप वो डायरेक्ट उठा लो। दूसरा तरीका कि अगर आप वैल्यू एडिशन लेना चाहते हो तो फिर ओनली वैल्यू एडिशन ही लो, इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंक्लूड मत करो उसमें, है ना। और अगर करना है तो सिर्फ एक बार होगी वो, इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट सिर्फ एक बार इंक्लूड होती है, बार बार नहीं होती। बार बार अगर करोगे, अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लोगे हर स्टेज पे तो बेटा वो डबल काउंटिंग हो जाती है ना। हमें इसको अवॉइड करने के दो तरीके बताए गए, सभी लोग अभी नेम से लर्न कर लें, लास्ट में टाइम बचा तो मैं जरूर करवा दूंगा। पहला तरीका है बच्चों फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है। सेकंड प्रिकॉशन, अच्छा पॉइंट है, याद रखना बच्चों, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। बच्चों सेल और परचेज ये दोनों टर्म हम लोगों के यहाँ पे काम आती है ना। सेल कहाँ पे काम आता है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट में। परचेज कहाँ पे काम आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। और भी जो खर्चे होते हैं गुड्स के प्रोडक्शन में वो बच्चों कहाँ पे काम आते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। लेकिन सेकंड हैंड गुड्स जो है, क्या उनकी सेल परचेज अगर कभी दे दी जाए क्वेश्चन में तो उसको लोगे आप, क्या सेल में काउंट करोगे, क्या परचेज में काउंट करोगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो अब सेकंड हैंड है। वो जब वो ओरिजिनली प्रोड्यूस हुए थे तब हम उनको फाइनल आउटपुट मान के ले चुके थे, है ना। अब अगर उनका रीसेल होता है या रीपर्चेसिंग होती है जिसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं तो बच्चों बार बार लेने की जरूरत नहीं है। अगर वापस लिया जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, है ना। इसलिए उसको वापस से हम नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। इतनी सी बात है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड as they were included in year in which they were produced and do not add to current flow of goods and services। अभी वो हमारे करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में है ही नहीं, होते तो जरूर लेते लेकिन वो सेकंड हैंड है, वो जब पहले बने थे तब वो इंक्लूड हो चुके हैं, उनको बार बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है, और थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट दोनों याद रखना है बच्चों, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर गुड्स का होता है, ये मैंने बताया था, अगर गुड्स का आप प्रोडक्शन करते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो क्या उसको इंक्लूड करेंगे? हाँ डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकालते हैं, फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं बच्चों? वैल्यू ऑफ आउटपुट में सबसे पहले आता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तीन आइटम आते हैं अगर आप लोगों को याद हो। लेकिन मैंने कल बताया था कि वो जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है वो कौन सा होता है, ओनली गुड्स का,
क्या सर्विसेज का लेते हैं क्या? नहीं। याद रखना, अगर कोई टीचर है और वो अपने ही बच्चों को घर पे पढ़ाता है तो वहां पे आप इम्प्यूटेड वैल्यू निकाल के उसको नहीं ले लोगे आप, याद रखना। लेकिन यही चीज अगर गुड्स के लिए होती है तो गुड्स को तो काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर सर्विस के लिए ये चीज होती है तो सर्विस को काउंट नहीं करते, है ना। याद रखना ये चीज, है ना, कि अगर सेल्फ प्रोडक्शन सर्विस का होता है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन गुड्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये तुम्हें याद होगा एक्सपेंडिचर मेथड में भी था, कुछ पॉइंट वहां भी थे, है ना, जो सेम है। फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज सेल करना, बच्चों ये भी यहाँ पे काउंट नहीं होगा, सिर्फ गुड्स के लिए बात होती है यहाँ पे। फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अगर इनकी परचेजिंग सेलिंग होती है तो उसको इंक्लूड हम नहीं करते। क्या सभी को मेरी बात याद रहेगी और ये जो पढ़ा है समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. यस सर। किसी को Yes, कोई sir. डाउट बच्चों यहाँ पे पांचों पॉइंट्स में? No, sir. नो सर। नो सर। चलो ठीक है बच्चों, तो ये 5 प्रिकॉशंस हमने पढ़े हैं, इनको याद रखना, है ना। इन बातों को हम ध्यान रखते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो अब हम डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, जो कि हमें करने हैं बहुत सारे आज। ठीक है, तो बच्चों अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, है ना। तुमने देखा होगा गिरगिट की तरह हमारे क्वेश्चंस भी रंग बदलते रहते हैं, है ना। अच्छा लगता है लेकिन कलरफुल वे में पढ़ाना, है ना। अभी तो मौका मिला है पीपीटी से पढ़ाने का, तो बच्चों अच्छे से पढ़ाया जाए, रंग बिरंगे हो जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और हाँ, एक बार मैं जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूँ कल जो मैंने पढ़ाया था, अगर सभी को याद हो तो बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या होती है, जल्दी बताओ, क्या कैलकुलेट करते हैं? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट। वेरी गुड, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का? सेल्स प्लस प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजप्शन। सेल्स के रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट बताए थे कि अगर सेल्स, वैसे सेल्स तो किसी को भी हो सकती है, हाउस होल्ड को भी, गवर्नमेंट को भी, एक्सपोर्ट भी हो सकती है, और सेल आपके हो सकती है साथ में गवर्नमेंट और कौन हो गया, फर्म्स को, हाँ फर्म्स को भी हो सकती है। 4 पार्टीज को सेल हो सकती है, चारों के कंपोनेंट अलग अलग देता है, टोटल सेल नहीं देता है तो चारों को ले लो, टोटल सेल दे देता है तो फिर चारों में से कुछ भी दे दे मतलब। लेकिन अगर बच्चों डोमेस्टिक सेल देता है और साथ में एक्सपोर्ट देता है तो फिर दोनों को ऐड करके सेल निकालनी पड़ेगी, ये मैंने बताया था। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं क्या होता है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और लास्ट होता है बच्चों प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये ओनली किसका होता है, गुड्स का, ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 होती है, इसमें हम निकाल देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। स्टेप बाय स्टेप करेंगे और क्वेश्चन को याद रखना, अगर कचरा पट्टी करोगे बुक वालों की तरफ, जितनी भी बुक्स है उन सब में कचरा किया हुआ है ना। डायरेक्टली कुछ नहीं बताएगा वो, आउटपुट, इनपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कुछ नहीं, डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और आंसर, है ना। ऐसा करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन करना होगा, तरीका समझ लेना कैसे होता है ना। भुवन ने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, वेरी गुड बेटा, चेक करते हैं अभी आंसर, पहले अभी देखो आगे, है ना। अच्छा, इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होती है बच्चों, आंसर दो। अभी सब लोगों का ध्यान करो बच्चों, Intermediate consumption. इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है बच्चों, गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स के प्रोडक्शन में जो जो आपके काम आता है उसकी कॉस्ट, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। और उसमें क्या क्या आता है बच्चों, उसमें सबसे मेन आइटम जो है वो है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ और अगर देता है तो कंसिडर करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर एक टर्म आपको लिख के दे दी है टोटल परचेज, तो टोटल परचेज के बाद आप कुछ नहीं लोगे, बस सब भूल जाओ। अगर टोटल परचेज लिखा है तो बस लास्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर टोटल परचेज नहीं लिखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है और कुछ और कंपोनेंट देता है जो हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं, तो उनको ले लिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, मुझे आंसर देना बच्चों, कैपिटल गुड्स के परचेज को लेते हैं क्या यहाँ पे, यस और नो? No, sir. No, नहीं, sir. सर। मैंने बताया था नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो खैर ध्यान से पढ़ना बच्चों क्वेश्चन, और क्या पूछा जा रहा है हमसे।
क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। बच्चों दो फर्म है यहाँ पे और ऐसा क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। देखो एक बात, मेरी बात सब लोग ध्यान सुन लो। वैल्यू एडेड मेथड ऐसा मेथड है जिसमें क्वेश्चन वो अलग अलग ढंग से आपसे पूछ सकता है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम सब कर दोगे। अगर तुम एक ढर्रे पे चल रहे हो रट्टा मारो अभियान, तो बच्चों उससे फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कुछ भी कर दोगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे दो फर्म की बात हो रही है, फर्म ए एंड फर्म बी, और दोनों फर्म्स के लिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों फर्म ने कितना कितना वैल्यू एडिशन किया है। और बच्चों हम दोनों फर्म में से एक एक की बात करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म ए की। बताओ भाई, फर्म ए के लिए पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसके बाद फर्म ए के लिए निकालेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम निकाल देंगे क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आउटपुट। बताओ भाई फर्म ए की सेल दे रखी है क्या, सेल बाय फर्म ए, बिल्कुल है। जरा पहला पॉइंट पढ़ो, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, ये फर्म ए की सेल है, बिल्कुल सेल है। तो सेल है तो यहाँ ले लेता हूं मैं 4000। ठीक है, क्या कोई और भी सेल दी है क्या फर्म ए की, क्या फर्म ए की कोई और सेल है? एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, बिल्कुल बच्चों एक्सपोर्ट दे रखा है, तो एक्सपोर्ट दिया है प्लस साथ में डोमेस्टिक सेल दी है। मैंने क्या कहा था, टोटल सेल नहीं है ये, एक बात ध्यान रखना, ये टोटल सेल लिखा हुआ होता तो फिर मैं एक्सपोर्ट को नहीं लेता, लेकिन बच्चों वर्ड लिखा है डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल का मतलब है कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो सेल हुई है वो ये है, तो इसको तो लेना ही है, साथ में एक्सपोर्ट जो हुआ है उसको भी लेना है, तो प्लस 1000। क्या इसके अलावा कोई और सेल है बच्चों यहाँ पे फर्म ए की? नहीं है। तो फर्म ए की टोटल आउटपुट कितना हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ, ये हो गया 5000। 5000। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बताओ भाई फर्म ए खुद माल खरीदती भी तो होगी, तो परचेज ऑफ फर्म ए दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। परचेज बाय फर्म ए कितना है 200, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया बच्चों इसका 200। अब हम थर्ड नंबर पे क्या निकाल देंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड। कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, 5000 माइनस 200, ये आ गया बेटा आपका 4800। ये तो आ गया फर्म ए का आंसर। फर्म बी के लिए जब काम करोगे तो मामला बड़ा आसान है। फर्म बी के लिए तुम्हें इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे रखी है, सेल बाय फर्म बी और परचेज बाय फर्म बी, कुछ और दिया ही नहीं है। तो यह तुम्हारा हो जाएगा आउटपुट और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो डायरेक्टली कर दो, 2940 माइनस 1300 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 1640। 1640 नहीं सॉरी, कितना आ जाएगा ये, हाँ हाँ 1640, करेक्ट करेक्ट 1640 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गए। सबको समझ में आ गई बात जो मैं बता रहा हूँ, यस और नो? यस Yes, sir. Yes, sir. फटाफट सॉल्यूशन देख लो इसका, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। बेटा सबसे पहले हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो प्रेजेंटेशन का बहुत फर्क पड़ता है। आंसर सही आ जाए तुम्हारा सिर्फ वो सब कुछ नहीं है। अगर तुम कचरा पट्टी मचा के आओगे एग्जाम में तो मार्क्स कट जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। और अगर डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे, ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करोगे, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो भी मार्क्स कटेंगे। इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन करो, तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख लो। यहाँ तक कि मैं इसको श्योरली बोल सकता हूँ, बुक्स में जो दिया है वो तरीका भी गलत है प्रेजेंटेशन का। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उससे ही आपको एग्जाम में करना है, ये ध्यान रखना। जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैंने बताई है, मैं हर क्वेश्चन उससे करवाने वाला हूँ। सब लोग इस मेथड को दिमाग में बिठा लें कि कैसे होता है क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर पे हम निकाल रहे हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। इसके लिए हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में बच्चों ए के लिए हमें दे रखा है डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट, दोनों की वैल्यू को मैंने लिखा 4000 1000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया बच्चों 5000 आ गया। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया फर्म ए का। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि होती है परचेज वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चों हमें यहाँ दे रखा है 200। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम निकाल देंगे फाइनली वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। भाई फर्म ए ने कितना वैल्यू एडिशन किया, फर्म ए ने जो माल खरीदा था वो 200 में परचेज किया था और बेच दिया उसने 5000 में। बताओ इसने अपनी तरफ से प्रोडक्शन कितना किया, अपनी तरफ से कितना उसने लगाया, तो ये है आपका 4800 और ये है हमारा आंसर।
ये तो हो गया वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। जब करोगे आप कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, तो बेटा यहाँ पे हमें डायरेक्टली दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, आउटपुट भी दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है। हमें बस इंफॉर्मेशन को पुट करना है 2940 माइनस 1300, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है। कितना आ गया बच्चों, ये 1640। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बोलो भाई, सबको बात समझ में आ गई? यस और नो? आगे बढ़ जाए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब क्वेश्चंस की धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, है ना, इसलिए बच्चों कुछ ना कुछ नयापन आपको क्वेश्चन में मिलता रहेगा, है ना, तो अब ध्यान से देखना। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्या है, पढ़ो। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है बच्चों हमें? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, वही चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। फर्म ए और फर्म बी के लिए वैल्यू एडेड निकालो पहले तो, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे साहब। दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी एमपी। अरे ये तो बच्चों की चीज है। जब आप दोनों फर्म का वैल्यू एडिशन निकाल दोगे बच्चों, फर्म ए का वैल्यू एडिशन निकाल दोगे जिसको हम बोलेंगे जीवीए मार्केट प्राइस ऑफ फर्म ए, और जब बी का निकालोगे तो उसको बोलेंगे जीवीए मार्केट प्राइस ऑफ फर्म बी। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर दोनों ग्रॉस वैल्यू एडेड को मैं ऐड कर दूंगा तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी मिल जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। पहले का अगर आंसर आ जाए तो दोनों फर्म का वैल्यू एडेड अगर आप जोड़ दोगे तो बच्चों उसको आप किस नाम से बोल सकते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और जब जीडीपी एमपी आ जाएगा तो फिर एनडीपीएफसी निकालना तो बच्चों की चीज है, तीसरा पार्ट। ये तो क्या मजाक की बात है, हम आराम से निकाल सकते हैं, एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं, मतलब डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोल रहा है ना। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है ए पॉइंट पे, अगर ये सही है तो सब कुछ सही है ना। तो बच्चों अब हम फाइनली निकालना सीखते हैं फर्म ए और फर्म बी का वैल्यू एडेड। चलो सब लोग मेरा तरीका देख लेना बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ने वाला हूं। सब लोग ध्यान सुन लेना, मैं एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ूंगा और जो इंफॉर्मेशन है या तो वो होगा आउटपुट या होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ध्यान से देख लेना, आउटपुट होगा तो मैं लिखूंगा ओ, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा तो मैं लिखूंगा आईसी, और ऑब्लिक लगा के मैं फर्म का नाम लिखूंगा ए एंड बी। तो उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो लोग आंसर भेज रहे हैं बेटा मैं चेक कर लूंगा अभी, है ना। अभी पहले आप लोग ध्यान दो क्वेश्चंस पे। चलो देखो, सबसे पहले सेल्स बाय फर्म बी टू गवर्नमेंट, भाई फर्म बी की सेल है ये, तो मेरे को बता दो बच्चों ये आउटपुट है, यस और नो? Yes, sir. और किसका आउटपुट है? Yes. फर्म ए का Sir, आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, सेल किस किस को की गई हो ये मैं आपको बता चुका हूं, फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को करो या हाउस होल्ड को करो या एक्सपोर्ट करो, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, है ना, हम सबको ले लेंगे। अच्छा आगे पढ़ो, सेल्स बाय फर्म ए, ये क्या है बच्चों? ये भी आउटपुट है। अच्छा एक मिनट, ऊपर मैंने गलत लिख दिया, सेल्स बाय फर्म बी था वो, ये बी है बच्चों, ये है सेल्स बाय फर्म ए। तो फर्म ए की सेल है तो ऑब्लिक लगा के मैंने ए लिख दिया, आउटपुट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। आगे पढ़ो, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड, बच्चों ये भी आउटपुट वैल्यू है, लेकिन ये किसकी आउटपुट वैल्यू है? बी की आउटपुट वैल्यू है, ठीक है। आगे पढ़ो, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, बच्चों चेंज इन स्टॉक भी आउटपुट होता है ना, यस और नो? Yes, sir. तो ये Yes, किसका sir. है? ए का, तो ये ले लेंगे आउटपुट किसका? ए का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, और अगली इंफॉर्मेशन पढ़ लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी। अगर इन दोनों को मैं कर दूं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बच्चों उससे निकल के भी चेंज इन स्टॉक ही आएगा, और वो आउटपुट आ जाएगा फर्म बी का। देखो ए के लिए तो तुम्हें डायरेक्ट क्या दे दिया, ए के लिए डायरेक्ट हमें चेंज इन स्टॉक दे दिया उसने, लेकिन बी के लिए हमें क्लोजिंग ओपनिंग उसने अलग अलग दिए, तो हम निकाल सकते हैं, हमें आता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना। आगे पढ़ो, परचेज बाय फर्म ए, बच्चों फर्म ए का परचेज, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, किसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन? ए का, ठीक है। आगे पढ़ो, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये हमारा एनआईटी है, ठीक है। क्योंकि सब्सिडी मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इसको एनआईटी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी एक पॉइंट है जबरदस्त, अभी देखेंगे हम, ध्यान से देखना।
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये तो सभी लोग जानते हैं बच्चों, ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन। ये है बच्चों पॉइंट काफी अच्छा, ये है बहुत अच्छा पॉइंट। ये है इंटरफर्म ट्रांजैक्शन, और इंटरफर्म ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। बेटा फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया है, मुझे बताओ कि फर्म ए ने बेचा है फर्म बी को, तो सेल किसके लिए है बच्चों? ये फर्म ए के लिए। और परचेज किसके लिए है बच्चों? ये फर्म बी के लिए। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, फर्म ए की ये सेल है, लेकिन क्या फर्म ए की सेल में मुझे इसे अलग से जोड़ना चाहिए क्या? आंसर है नहीं। नो सर। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा फर्म ए की जो सेल है वो आपको टोटल सेल दी है। देखो आउटपुट ऑफ ए, इसके अलावा तुम्हें फर्म ए की कोई सेल दिख रही क्या क्वेश्चन में? मुझे बताओ। सेकंड पॉइंट में लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, इसके अलावा कहीं कुछ दिख रहा है क्या? नो सर। तो बच्चों ये जो सेल है, ये पता है कौन सी सेल है? ये है टोटल सेल। जब हमें टोटल सेल दे दी हो तो फिर हमें कुछ भी कंपोनेंट दे उसके अंदर से, उसके अंदर का एक कंपोनेंट हमें दिया है कि हमने फर्म को बेचा है, लेकिन क्या वो मैटर करता है? नहीं करता। इसीलिए ए की सेल हमें पता है 500, हम और नहीं लेंगे, हम 500 प्लस 200 नहीं करेंगे, हम ए की सेल सिर्फ 500 लेंगे। लेकिन जरा चेक करके मुझे बताओ, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, क्या तुम्हें इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है क्या फर्म बी का? क्या फर्म बी की परचेज दी है क्या कहीं? नो सर। यस। नो सर। नहीं दी है। तो यही ओनली एंड ओनली परचेज है जो माल इसने किससे खरीदा है? फर्म ए से खरीदा है। तो बच्चों ये जो 200 है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा पता है? ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म बी। याद रखना, यही आपका आउटपुट ऑफ ए भी हो जाता, लेकिन हमें ए की टोटल सेल दे रखी है, इसीलिए मैं इसको अलग से काउंट नहीं कर रहा हूं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा, बोलो। Yes. सर रिपीट कर Yes, दो। sir. यस सर। एक बार रिपीट कर देते हैं। किसने रिपीट का बोला? एक बार फिर सुन लो। बेटा देखो, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सेल के अंदर काफी सारी सेल होती है। हाउस होल्ड को की गई सेल, दूसरी फर्म्स को की गई सेल, और ये मान के चलो गवर्नमेंट को की गई सेल, और एक्सपोर्ट। मैंने क्या बोला? अगर आपको सेल दे दे तो फिर इनमें से कुछ भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा फर्म बी के लिए यही तो हो रहा है, सॉरी फर्म ए के लिए यही तो हो रहा है। फर्म ए की सेल आपको दे तो दी है। सेकंड इंफॉर्मेशन देखो, फर्म ए की सेल हमें दे दी है। मुझे जरा एक बात का आंसर दो तुम लोग, ये लिखा हुआ है सेल बाय फर्म ए, क्या इसके साथ में कुछ लिखा है क्या कि ये हाउस होल्ड को की है, या गवर्नमेंट को की है, या किसी और को की है? लिखा है क्या कुछ साथ में? नो सर। तो जब नहीं लिखा तो बेटा ये टोटल सेल है। अगर कुछ लिखा होता तो मैं इसको भी कंपोनेंट मान लेता। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये 500 को आप कंपोनेंट क्यों नहीं मान रहे हो? कर दो ना 500 प्लस 200। नहीं बेटा, ये कंपोनेंट नहीं है, ओनली सेल लिखा है, और जब सेल लिखा हो तो वो टोटल सेल ही होती है, ये ध्यान रखना। अब जैसे फर्म बी है, जब फर्म बी का तुम देखोगे तो उसने बोल के दिया है कि बी की सेल गवर्नमेंट को है, बी की सेल हाउस होल्ड को है, तो हमें पता है कि ये कंपोनेंट्स दे रहा है तो हम उसको ऐड कर देंगे। लेकिन जब उसने ओनली सेल लिख दिया, तो बच्चों ओनली सेल से आप क्या मतलब लेते हो? आंसर दो मेरे को, ओनली सेल का क्या मतलब है? सर ये खुद ही एक है। बिल्कुल, ये टोटल सेल है। ओनली सेल लिखा है तो उसका क्या मतलब लोगे हमेशा? कि ये टोटल सेल है ना? और टोटल सेल है तो हमें बस इसी को लेना है, इंटर फर्म वाली नहीं लेनी। हम ये मान लेंगे कि ये जो 200 की सेल है, बेटा सुन लो ध्यान से, हम ये मान लेंगे कि ये जो 200 की सेल है ये 500 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब ये के अंदर आ गया हो, ठीक है? बात समझ में आ गई बेटा जिसने रिपीट का बोला था? यस और नो? यस सर। ठीक है, अच्छा ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन परचेज तो मानेंगे बी की? हाँ बिल्कुल, बी की परचेज मानेंगे, क्योंकि अगर तुम बी का परचेज देखोगे तो क्या बी का परचेज कहीं हमें टोटल दिया है क्या? टोटल परचेज नहीं, बी का परचेज इनफैक्ट हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो सिर्फ ए की परचेज है बी का,
और वो है फर्म ए से। ठीक है, आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं तुम्हें इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। सभी लोग ध्यान से देख लेना, हम बहुत इत्मीनान से आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखना। पहले बेटा मैं निकाल देता हूं फर्म ए के लिए। चलो भाई पहले हम बात कर लेते हैं फर्म ए की। सभी लोग ध्यान देना स्क्रीन पे। फर्म ए का आउटपुट, फर्म ए का आउटपुट कितना है बच्चों? आउटपुट ऑफ फर्म ए, तो इसके लिए सेल दे रखी है हमें। हाँ बिल्कुल सर, अभी अभी बताया आपने, टोटल सेल दी है बल्कि हमें 500 प्लस चेंज इन स्टॉक। बच्चों चेंज इन स्टॉक दिया है कि हमें कितना दिया है जरा बताओ मेरे को यहाँ पे। 20 का 20 डायरेक्ट दे रखा है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 20 कितना हो गया बोलो? ये 520। सेल्फ कंजम्पशन वगैरह यहाँ पे नहीं गिवन है हमको, है ना? तो आउटपुट कितना हो गया? ये 520। अच्छा अब आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। फर्म ए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन बताओ। फर्म ए ने जो परचेज किया क्या वो हमें दिया है? हाँ बिल्कुल दिया है, देखो ये दे रखा है Yes, sir. 320। चलो ठीक है 320 भी दे दिया। तो अब हम बच्चों यहाँ पे क्या निकाल देंगे? अब हम निकाल देंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। कितना हो जाएगा? 520 माइनस 320 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 200, सॉरी 300, 200। नहीं 200। बोलो भाई निकालना आ गया सबको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा यही काम फर्म बी के लिए कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। चलो फर्म बी का भी देख लो बेटा। फर्म बी का आउटपुट ध्यान से देखना। फर्म बी के आउटपुट में सेल जो है वो हमें एक से ज्यादा सेल दी है। अगर तुम देखोगे तो बेटा सेल हमें दे रखी है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो। फर्म बी की सेल है एक तो गवर्नमेंट को 100, एक सेल है हाउस होल्ड को 350। ठीक है, और इसके अलावा और सेल है क्या? नहीं और सेल नहीं है। इसके अलावा चेंज इन स्टॉक है। तो चेंज इन स्टॉक कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा बी के लिए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 40 माइनस 30 ये हो जाएगा बेटा आपका 10। तो जरा ऐड करो कितना आ गया? 100, 350, 450, 10, 460। ये आ गया बच्चों आपका 460। ये तो आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बेटा बी का परचेज, मैंने क्या बोला था? ये जो इंटर फर्म ट्रांजैक्शन है यही बी का परचेज है। तो बी का परचेज सिर्फ एक ही यहाँ दे रखा है, वो है 200 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 460 माइनस 200 260. कितना हो जाएगा? 260। 260. ये लो दोनों का वैल्यू एडेड निकाल दिया हमने। अब अगर आपसे बी पॉइंट में पूछता है जीडीपी निकाल दो, तो बच्चों जीडीपी निकाल सकते हैं क्या? दोनों का वैल्यू एडेड को ऐड कर दो, जीवीए ऑफ फर्म ए, जीवीए ऑफ फर्म बी। तो ये हो जाएगा कितना आया था? ये 200 और 260, ये हो जाएगा बेटा आपका 460। ये आपका सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब जब 460 आ गया तो उसको कन्वर्ट तुम कर सकते हो एनडीपीएफसी में बड़े आराम से। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो बेटा वैल्यू एडेड कैसे निकाला? यहाँ पे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। याद रखना फर्म ए की सेल हमें डायरेक्टली दे रखी है, और इसको मैं फिर रिवाइंड करवाऊंगा। इसमें 200 नॉट इंक्लूडेड, मतलब ऐसे बोल सकता हूं अलग से इंक्लूड नहीं किया है, 200 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। 200 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, जो फर्म बी से आपने परचेज किया है, सॉरी जो फर्म बी को आपने सेल किया है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो दिया गया है वो दिया गया है टोटल सेल। ठीक है, उसके बाद प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हमें डायरेक्टली दे रखा था यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली ले लिया। तो बच्चों टोटल कितना आ गया इसका? ये आ गया 520। ठीक है, अच्छा ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब निकालते इंटरमीडिएट कंजम्पशन। परचेज ऑफ फर्म ए हमें डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, बस पहचानना है हमें। कितना दे रखा है? 320। बच्चों यहां से हम बहुत आराम से निकाल देंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 520 माइनस 320, ये आ जाएगा आपका 200 करोड़। ये आंसर आ गया हमारा। अभी एक आया सिर्फ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब बच्चों हम निकालेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। बिल्कुल सेम फंडा, लेकिन बच्चों यहाँ पे टोटल सेल नहीं दी है। याद रखना फर्म बी की टोटल सेल नहीं दी है, सेल के कंपोनेंट दिए हैं। कौन से कंपोनेंट दिए हैं? सेल्स टू गवर्नमेंट और सेल्स टू हाउस होल्ड। तो कोई बात नहीं, दोनों को ले लो और दोनों को ऐड कर दो, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया है 100 प्लस 350, ये दोनों तरह की सेल, प्लस चेंज इन स्टॉक हमको निकालना पड़ा। और कैसे निकालते हैं बच्चों? ये भी तुमको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है,
तो ये कितना आ गया बच्चों 460। ये तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज फ्रॉम फर्म ए की परचेज था इसका, वो भी जो फर्म ए से परचेज किया था, उसके अलावा कोई परचेज नहीं दिया बी का, है ना, इंटर फर्म वाला परचेज है 200 का, ठीक है, इसके लिए तो लेना पड़ेगा हमें। तो वैल्यू एडेड कितना आ जाएगा बच्चों इसका 460 माइनस 200, ये आ गया आपका 260। दोनों फर्म का वैल्यू एडेड हम निकाल चुके हैं। तो अब क्या कर देते हैं, अब फाइनली हम यहाँ पे निकाल देंगे क्या, GDP-MP। तो बच्चों GDP-MP कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखो, GVA-MP ऑफ फर्म ए प्लस GVA-MP ऑफ फर्म बी, ये दोनों हम निकाल चुके हैं, 200 प्लस 260, आंसर आ गया बेटा आपका 460। सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, NDP-FC। बताओ भाई GDP-MP से NDP-FC के लिए क्या करना होगा बच्चों, ग्रॉस से नेट के लिए क्या करना होगा, Minus step minus NIT. माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। डेट करना होगा, और DP सेम है, Plus मार्केट प्राइस से वेक्टर कॉस्ट NIT. के लिए माइनस NIT, माइनस NIT, है ना। अच्छा, डेप्रिसिएशन और NIT, एक और जबरदस्त पॉइंट इस क्वेश्चन का, एक और जबरदस्त पॉइंट। मुझे बताओ बच्चों NIT का फॉर्मूला क्या होता है, NIT कैसे निकालते हैं, Indirect tax minus subsidies. IT माइनस सब्सिडी। एक बात मेरी ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में ओनली हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है तो वही NIT हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए 100 और सब्सिडी दिया ही नहीं है, तो NIT कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0, 100 हो जाएगा। लेकिन बच्चों किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओनली सब्सिडी दी हो, क्वेश्चन आएगा भी आगे सर, अगर ओनली सब्सिडी देता है तो फिर वो आपका NIT माइनस में कहलाएगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स उस कंडीशन में 0 है, दिया नहीं तो क्या मानोगे, 0 मानोगे, और सब्सिडी आपको कुछ ना कुछ दे रखी है, तो मान लो 20 की सब्सिडी दी है तो क्या मान लेंगे, NIT माइनस 20 मान लेंगे, है ना। ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान रखना, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हमें दोनों ही दिए हैं, क्या क्या दिया है बच्चों, माइनस डेप माइनस NIT, तो हम यहाँ पे लिख देंगे GDP-MP अभी अभी निकाला, है ना, और माइनस NIT। बच्चों NIT में सिर्फ हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, अगर तुमने ध्यान से देखा हो, क्या वापस लेके जाऊं क्वेश्चंस पे, या सबको याद है, दे रखा है बच्चों हमें 75 का NIT, 120 NIT बेटा, NIT 75 है और डेप्रीसिएशन 120 है ना। तो जब हमने लेस किया तो ये कितना आ गया, 265 करोड़ हमारा NDP-FC आंसर आ गया। बोलो, क्या सभी को क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir ओके, सर मुझे अच्छा। NIT में डाउट है सर। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर उसके अंदर बोथ दी फॉर्म्स लिख रखा है। हाँ तो बेटा कैलकुलेशन ये कॉमन ही तो हो रही है। देखो अलग अलग करने वाला जो काम था वो GVA तक था, ग्रॉस वैल्यू एडेड तक अलग अलग काम था, फर्म ए का अलग निकाला था, फर्म बी का अलग निकाला था। अब ये जो GDP आपने निकाला, यहाँ तक कि जो NDP आप निकाल रहे हो बेटा, ये दोनों फर्म के लिए निकाल रहे हो ना, तो डेप्रीसिएशन भी दोनों फर्म का आएगा और NIT भी दोनों फर्म का आएगा मिला करके, है ना, तभी तो निकलेगा पूरी इकोनॉमी का। हम पूरी इकोनॉमी का निकालते हैं यहाँ पे, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम जो भी निकालने को बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा बच्चों मीटिंग खत्म हो गई है ना, सभी लोग एक भी गायब नहीं होना चाहिए, फटाफट से बिना देरी किए रिज्वाइन कर लेंगे न्यू मीटिंग के लिए, फटाफट आ जाओ चलो।